মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दोस्तों, ऐसे दो कौन से इवेंट, इंसिडेंट या मुद्दे थे जिन्होंने बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट को इतना ज़्यादा उग्र रूप दे दिया कि तख्ता पलट हो गया और प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना। दोस्तों, पिछले कुछ 2-3 दिनों में बांग्लादेश के जो हालात हैं वो आप लोगों से छुपे नहीं हैं। हालात इतने गंभीर हो गए कि प्रधानमंत्री को वहां से जान बचाकर दूसरे देश यानी कि भारत में शरण लेनी पड़ी। आप लोगों को हल्का फुल्का तो मालूम ही होगा कि ये सब कोटा सिस्टम रिजर्वेशन की वजह से हुआ, बट अपने इस वीडियो में मैं आपको दो मुख्य बातें बताऊंगा जिन्होंने इस आरक्षण विरोधी आंदोलन को भड़काने के लिए चिंगारी या एटम बॉम्ब का काम करा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप लोग को ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से करते वीडियो को स्टार्ट। चलो। तो आप सभी को ये तो मालूम ही होगा कि 1971 से पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान और मौजूदा पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। भारतीय सेना की मदद से 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को आज़ादी दिला करके उसको बांग्लादेश का नाम दिया गया। जिस प्रकार महात्मा गांधी को हमारा फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है या राष्ट्रपिता कहा जाता है, उसी तरह बांग्लादेश का फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान, जो कि आज की एक्स पीएम शेख हसीना के पिताजी। बांग्लादेश को आज़ादी मिलने के बाद अवामी लीग का राज्य था। अपने राज्य के दौरान उस सरकार ने एक नियम पास करा कि सभी सरकारी गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज पदों में फ्रीडम फाइटर्स को 30% का आरक्षण दिया जाएगा। थोड़ा बहुत आरक्षण और जगह भी बांटा गया, जैसे फिजिकली जो डिसेबल्ड लोग हैं, वुमेन्स हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, माइनॉरिटीज़ हैं। तो इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके ये आरक्षण या कोटा बन गया था 56%, जिसमें सबसे ज़्यादा 30% शेयर था फ्रीडम फाइटर्स का। ईयर 1997 में इस आरक्षण को फ्रीडम फाइटर के बच्चों तक बढ़ा दिया। इस स्थिति को और ज़्यादा बदतर बनाने के लिए इस आरक्षण को 2010 में स्वतंत्रता सेना या बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स के पोते नाती या थर्ड जनरेशन तक एक्सटेंड करने की गलती करी गई। जिस प्रकार हिंदुस्तान में यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वैसे ही बांग्लादेश में बीपीएससी होता है, बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये लड़ाई इस बीपीएससी कमीशन में छूट देने के मामले से शुरू हुई। आगे चल के साल 2018 में बांग्लादेश गवर्नमेंट, जो कि इसी एक्स पीएम शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, इन्होंने इस पॉलिसी में कोई बदलाव करा और कहा कि अब से गवर्नमेंट कोटा जो मिलता है फ्रीडम फाइटर्स या उनके बच्चों या नाती पोतों को, ये फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जॉब में नहीं मिलेगा। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कई स्टूडेंट या कैंडिडेट्स ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा ठकठकाया। कुछ दिनों बाद हाई कोर्ट ने इस नियम को सरकार के खिलाफ पाया और कैंडिडेट की याचिका के समर्थन में फैसला दिया और सरकार के इस नियम को, जिसमें उन्होंने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में रिजर्वेशन या कोटा मना करा था, उसको रद्द करा। छोटे छोटे स्तर पर कई सालों से तकरीबन पूरे बांग्लादेश में इस कोटा सिस्टम का विरोध होता रहा। भले ही पिछले 15 साल से अवामी लीग या शेख हसीना की सरकार है, बट इस सरकार के ऊपर आरोप लगे कि ये ज़्यादा बेनिफिट अवामी लीग से जुड़े हुए लोगों को देती है, यानी कि भाईबंदी खुल्लम खुल्ला हो रही है।
फिर ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को रद्द कर करके इस फैसले में विचार करना शुरू किया था। अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया था कि ये वारदातें होनी शुरू हो गई। पूरे देश भर में ऑपोजिशन पार्टी, ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी के खिलाफ है वो तो ऐसे मुद्दों को हवा देगी, तो कुछ ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी और जगह जगह स्कूल कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन ने पूरे देश में सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन शुरू कर। तो दोस्तों अब मैं आता हूं वो दो मेन मुद्दे जिनकी वजह से ये आग ने भड़क करके शोलों का रूप ले लिया। पहला स्टेटमेंट बताने से पहले थोड़ी सी डेफिनेशन क्लियर करना चाहता हूं, वैसे आप में से कई लोगों को ये मालूम होगी। तो जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, दो मोटे मोटे मुख्य वहाँ पर दल थे। एक था मुक्ति बाहिनी जो बांग्लादेश सरकार के या ईस्ट पाकिस्तान के साथ था और उनको आज़ादी दिलाने में सरकार की मदद कर रहा था, ये था मुक्ति बाहिनी। दूसरा जो ग्रुप था वो था रजाकार बाहिनी, इसको पाकिस्तान का सपोर्टर माना जा रहा था और ये इन फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट या खिलाफ या बांग्लादेश को आज़ादी के खिलाफ कार्रवाई में सक्रिय। तो दोस्तों पहला एटम बम खुद शेख हसीना ने फोड़ा। शेख हसीना का कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था कि अगर हम फ्रीडम फाइटर के नाती पोतों को आरक्षण ना दें तो क्या रजाकार यानी कि जो हमारे दुश्मन थे या जो हमारे ऑपोजिशन में थे उनके नाती पोतों को दिया जाएगा। तो आम जनता ने इसको एक देश विरोधी स्टेटमेंट माना कि अगर हम सरकार के साथ नहीं थे तो हमको आप विरोधी कैसे बोल सकते। दोस्तों इस विरोध को एक हिंसक रूप देने के लिए दूसरा जो मेन कैटलिक या जो भड़काऊ मुद्दा था वो था कुछ स्टूडेंट यूनियन को पुलिस द्वारा गोपनीय या चुपचाप या गलत तरीके से किडनैप करके उनकी पिटाई करना। इसमें थोड़ा सा मैं थोड़ा डिटेल आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों वैसे तो कई स्टूडेंट संगठन सरकार के खिलाफ थे और नारेबाजी कई महीनों से चल रही थी, बट इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई है जिसने इस प्रदर्शन को उग्र रूप देने में मजबूर करा वो थे नाहिद इस्लाम, जो कि एक स्टूडेंट लीडर हैं। उन्होंने गवर्नमेंट को चैलेंज किया था कि तुम ये इन नीतियों को अपना ठीक कर लो या उसको वापस ले लो, वरना खून खराबा भी हो सकता है और उसकी जवाबदारी आपकी होगी। ऐसे ही इनके दूसरे समर्थक थे जो स्टूडेंट लीडर थे ढाका यूनिवर्सिटी में, उनका नाम था आसिफ महमूद, और तीसरे थे अबू मजुमदार। तो इन्हीं तीनों स्टूडेंट लीडर्स के द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि तकरीबन 20 से 26 जुलाई के बीच में इनको चुपचाप रात को धोखे से किडनैप कर लिया गया, फिर इनकी खूब पिटाई करी गई। फिर जब ये एडमिट हुए हॉस्पिटल में इलाज के दौरान तो फिर इनको डिटेक्टिव एजेंसी ने फिर हिरासत में ले लिया और ये बहाना बताया कि बाहर इनकी जान को खतरा है, हम इनको सुरक्षित जगह ले जा रहे हैं। इनका आरोप है उनकी वहाँ पर खूब इतनी पिटाई हुई कि जब तक वो बेहोश ना हो गए। जब ये तीनों स्टूडेंट लीडर छूटे, इन्होंने पूरी आप बीती स्टूडेंट जनता के सामने रखी, तो ये आग बहुत बुरी तरह से भड़क गई। इतनी बुरी तरह से भड़की कि गवर्नमेंट को इन लोगों ने वार्निंग दी, कुछ पर्टिकुलर टाइम दिया कि आपको इतना टाइम मिलता है, आप देश छोड़ के चले जाइए, उसके बाद आपको हम मार भी सकते हैं और इस दौरान आप गुजरेंगे तो आपके खिलाफ हम कोई भी वायलेंस नहीं दिखाएंगे। तो अभी आप नतीजा आपके सामने है। शेख हसीना जो कि भूतपूर्व पीएम हो गई और उनकी बहन शेख रेहाना आज हिंदुस्तान में है और जगह जगह बाहर के देशों में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको शरण दी जाए। तो दोस्तों डिक्टेटरशिप काफ़ी दिनों तक नहीं चलती। मेरी नज़र में, आपकी नज़र में एक आध देश अभी ऐसे होंगे कि जहां पर किसानों का प्रदर्शन को दबाया जाता है, बेरोजगारों के प्रदर्शन को दबाया जाता है, आम जनता के मुद्दों को दबाया जाता है। तो ये किसी भी देश में हो सकता है। सरकार को
किसी भी प्रदर्शन को समझना और उनके साथ सहानुभूति दिखाना बहुत ज़रूरी है, वरना कब दिन के रात और रात का दिन हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं बीच बीच में इसी प्रकार के कुछ इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो डालता रहता हूं, ताकि आज की यंग जनरेशन सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करने के बजाय कुछ नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव सीख सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। थैंक्स।